हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउटनट। डाउटनट में आप सभी का स्वागत है। इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में जो बहुत ही बेसिक चीजों का हम लोग ज्ञान लेने वाले हैं इस वाले लेक्चर में। अब बेटा स्टार्ट करता हूं। आज आप लोगों का पहला दिन है। आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि आज कुछ अलग है यार। तुम 10th करके आ गए हो, अभी 11th में आ गए हो, और ये जो अगले 2 साल की जर्नी है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इसमें जिसको मजा आने लग जाता है उसको बहुत मजा आता है। अगर मैं 11th की बात करूं, 11th और 12th, मैंने भी आप लोगों की तरह पढ़ाई की थी। आपके सामने ये मेरा नाम है बेटा, मनीष कुदारा। प्यार से बच्चे मुझे मैंगो सर भी बुलाते हैं। मैंगो मेरा कॉलेज में हॉस्टल निकनेम था। एक मेरे दोस्त ने ऐसे निकाल लिया MANGO, ठीक है, और मैंगो मैंगो बोलने लगे। तो एक बार मैंने क्लास में बच्चों को बोल दिया कि मेरा बच्चों ने पूछा निकनेम क्या था सर आपका हॉस्टल में। और कॉलेज हॉस्टल लाइफ में निकनेम सभी लोगों के मिलने वाले। भगवान की दया से मेरे को तो नॉर्मल सा निकनेम मिला है, और मेरे एक दोस्त का नाम था बकरा, है ना, क्योंकि उसके बाल बड़े थे। और जैसे मंदिर पे चढ़ाने के बाद में जो बकरा होता है, जो मंदिर पे रहते हैं कुछ बकरे, उनके बाल बढ़ जाते हैं पीछे, उनको उनके बाल कोई काटा नहीं, तो उसका नाम बकरा रख दिया था। ठीक है। और बकरा बुलाने से वो मतलब हाँ भी बोलता था। आप चिल्ला दोगे हेलो बकरा क्या कर रहा है, तो अपने रूम से आवाज निकाल देगा कि कुछ नहीं, बैठा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। इस कॉलेज में मैंने बेटा किया, और पिछले अभी 8वां साल है मेरे को केमिस्ट्री पढ़ाते हुए। अब बात ये आती है कि इस जो तुम्हारी जर्नी है ना, अगर मैं कोई भी स्टूडेंट की जर्नी से कंपेयर करूं, तो जब आप नीट की तैयारी करते हो या कुछ लोग जेई की तैयारी करते हैं, इस कॉम्पिटिटिव माहौल में आपकी जो लर्निंग है, आप सीखने का जो तरीका है, वो तरीका थोड़ा अलग है 10th से। अगर आपके 10th में परसेंटेज अगर कम बन रखे अपने दोस्तों से, तो आपको अपने आप को जज नहीं करना है कि अब मैं क्या करूंगा। मान लो तुम्हारी परसेंटेज है 80, तुम्हारे फ्रेंड की परसेंटेज है 85, तो आपको अब ये नहीं सोचना है कि 85 वाला मेरे से आगे और 80 मैं पीछे हूं, मेरे से ये होशियार है। उस दिशा में आपको सोचना ही नहीं। पहली बात, अगर आपकी परसेंटेज बहुत बढ़िया है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपकी परसेंटेज मान लो 92 है और तुम्हारे दोस्त की 93 है, तो इस 11th और 12th में आप अगर आपको कंपटीशन में फोड़ना है, तो आपको उस चीजों को ध्यान देना ही नहीं कि मेरे स्कूल में 5 लोग मेरे से आगे हैं। बिल्कुल नहीं सोचना है। मेरे परसेंटेज 10th में 79 थी, मेरे दोस्त की परसेंटेज 92 थी। मेरे को IIT मुंबई मिला, और मेरे दोस्त को इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर मिला, जिसको शॉर्टकट में EC भी बोलते हैं। वो हमारे शहर का अच्छा कॉलेज है, और मेरे को देश का सबसे अच्छा कॉलेज मिला। उसको हमारे शहर का अच्छा कॉलेज मिला, वो भी अच्छा कॉलेज है और ये भी अच्छा कॉलेज है। मैंने बस शुरुआत में मेरे को लगता था कि यार ये बच्चा होशियार है भाई, इसके साथ में रहेंगे। फिर जैसे हमारा एक चैप्टर हुआ, दूसरा चैप्टर हुआ, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर हुए थे। दूसरे चैप्टर के एंड में मेरे को पता चल गया, दूसरे चैप्टर के एंड में मैंने 2-3 सवालों के जवाब दिए थे क्लास में हाथ खड़ा करके। सर ने कुछ पूछा था और मैंने जवाब दिए 2 सवालों के। एक दिन में 2 सवालों का जवाब दे दिया। कोई स्कूल में कोई बाकी बच्चों ने किसी ने नहीं दिया। तो भाई उस टाइम मेरे को लग गया कि अपने को चीजें समझ में आती है ना। अब मैं मेहनत करूंगा ना, मेरे को सोचना ही नहीं पास वाले कितने परसेंटेज, अपने को चीजें समझ में आती। तो बोर्ड से मेरे को लिखना नहीं आता होगा, इसलिए मेरे इतने अच्छा परसेंटेज नहीं बने, बट मैं चीजों को समझ है, मेरे को चीजें समझ में आने लग गई। टीचर की बात समझ में आने लग गई, टीचर मेरा नाम जानने लगे, स्कूल में जो दोस्त है वो नाम जानने लगे, और उस चीज से मेरे को पंप मिला, मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ। और मेरे को लगा कि अब अगर इस क्लास में से एक बच्चा IIT जाएगा ना, वो मैं जाऊंगा। मेरे को और उस स्कूल में अलग अलग स्कूल के बहुत सारे बच्चे आते थे, 90 स्टूडेंट थे। शहर का बहुत बढ़िया स्कूल था। तो अलग अलग टाइप, जो बीकानेर जो एरिया है वो आर्मी एरिया है, तो आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे, इंडियन आर्मी के, इंडियन नेवी ने, इंडियन एयरफोर्स के बच्चे, इवन ये जो अपनी अनुष्का शर्मा है वो भी एक स्कूल से पढ़ी हुई है, उस बीकानेर में एक स्कूल से पढ़ी हुई है, उसके पिताजी एयरफोर्स ऑफिसर थे। तो उस स्कूल बहुत बढ़िया स्कूल मान जाते, उस स्कूल के भी उस स्कूल हमारे 11th में बच्चे थे। बट मेरे को ये समझ में आ गया था कि भाई जो बंदा टीचर जो बात बता रहा है, बोर्ड पे लिखा है ना, वो मेरे को समझ में आती है, मैं सबको निपटा दूंगा। इस क्लास में मैं सोच ही नहीं रहा, इस क्लास में मेरे को कॉम्पिटिशन देगा, सोच नहीं रहा। हमारे प्रिंसिपल ने एक बार आके पूछा कि और इस क्लास से 5 बच्चे IIT में भेजना है, और फिर मेरे को पूछा कि कैसा मनीष, क्या बता मनीष। मेरे को मेरा नाम जो सरनेम है गोदारा, मेरे को बोला सरनेम से बुलाते थे, मेरे को मैं काफी फेमस था। तो बोला गोदारा, प्रिंसिपल सर ने बोला गोदारा बताओ कैसा लगा, 5 बच्चे भेजने वाले। मैं बोला सर आप एक बच्चा अगर जाएगा इस क्लास से तो मैं जाऊंगा, मेरे को एक सीट से मतलब है। उसके अलावा मैं तो बोलता हूँ 90 को भेजो, टोटल 90 बच्चे क्लास में। तो मेरे को बस मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आपने कंटेंट पूरा प्रोवाइड करा दिया स्कूल में, IIT में जाने के लायक, जो हमारे इसमें अगर IIT में जाने के लायक आपने पढ़ा दिया ना, तो मैं वो सीट छोड़ूंगा नहीं। मेरा बोलने का तात्पर्य ये था कि भैया सर जी, आपने अगर हमारे जो टीचर्स ने सब कुछ चीजें पढ़ा दी हमें, जो IIT के लिए चाहिए, मैं फोड़ दूंगा। तो अब आप लोगों को नीट के लिए आपको बस एक चीज देखना है कि भैया डाउटनट टीम हम लोगों को नीट में नैया पार लगवाएगी, और क्या ये पर्याप्त चीजें करवा देंगे। मेरे से क्या उम्मीद होगी कि सर जो आप पढ़ा रहे हो, आप पर्याप्त चीजें करवा दोगे ना, हमारे नीट के पुराने साल के सारे सवाल हो जाएंगे ना, अगर मैंने सारी चीजें ढंग से पढ़ी, जो आपने बोला है वैसा किया, तो क्या सारे सवाल हो जाएंगे। ये सवाल होना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी रिलेटिव थिंकिंग अपने आप में कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं कम होशियार हूं, कोई और ज्यादा होशियार है। अब खेल बदल चुका है, स्कूल वाला खेल बदल चुका है, स्कूल में जो 10th तक था वो खेल बदल चुका है। दूसरी बात, आपको हताश नहीं होना है। स्टार्टिंग के 2 महीने तक लोगों को ये सीखते हैं कि सीखते कैसे, शायद इस बात आप नहीं समझ ढंग से। आपको स्टार्टिंग के 2 महीने में लगातार मेहनत करोगे ना, 2 महीने बाद रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे 10th की क्लास में आप लोगों को, आपने 4 दिन पढ़ाई की और टेस्ट में नंबर आ गए, 4 दिन याद कर लिया, टेस्ट में नंबर आ गए, तो आपको रिजल्ट 4 दिन बाद मिल गया अपनी मेहनत का, ठीक है। बट यहां अपनी मेहनत का रिजल्ट 4 दिन बाद नहीं मिलने वाला है। तो अगर तू 4 दिन लगातार पढ़ाई करता है, फिर भी जैसे सवाल कम होते हैं, तेरे को लगता है कुछ कम आ रहा है, तो इसका मतलब अब ये मत समझना कि अब यार मेरे से होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है वो ये लंबी लड़ाई है, इसमें रिजल्ट लेट आता है। इसमें रिजल्ट लेट आता है। तेरे को 100 मीटर की दौड़ दौड़ना है, हाथों हाथ पता चल जाएगा ना, 100 मीटर में 4 लोग खड़े रहे, 100 मीटर दौड़े, कौन जीता। इवन दौड़ कंप्लीट होने से पहले पता चल जाएगा कि हाँ वो आगे जा रहा है। पर अगर यही दौड़ में 5 किलोमीटर की कर दो, 5 किलोमीटर में 4 लोग दौड़वाए मैंने, शुरुआत में 3 बहुत तेज से दौड़े, चौथा वाला धीरे धीरे दौड़ रहा है, धीरे धीरे दौड़ रहा है। तो क्या तू थोड़ी दूर में तेरे को दिखाई दे रहा है चौथा वाला धीरे दौड़ रहा है, 3 बहुत तेज बोल रहे हैं, और 5 किलोमीटर उनको दौड़ के वापस आना है, तो क्या तू ये बोल सकता है चौथा वाला पक्का ही हारेगा? नहीं बोल सकता ना। उसेन बोल्ट भी लास्ट में रिकॉर्ड करता है,
पहले वो भी धीरे भागता है। तो अभी आप लोगों को उस 5 किलोमीटर की दौड़ के हिसाब से देखना है कि भैया लंबा जर्नी है, काफी दिनों बाद में, काफी वक्त लगेगा, कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ सप्ताह लग सकते हैं आपको कॉन्फिडेंट फील होने में। तो सबसे पहली बात मेरे को कमेंट करके बताइए, क्या आप लोग इस लंबी रेस को लेके भागोगे ना? एक दिन समझ में नहीं आया तो कोई भी सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, एक दिन कम समझ में आया तो अपने दिमाग में ये नहीं डालना है कि यार फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है, यार केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है, यार बायो डिफिकल्ट लगती है। ये आपको दिमाग में डालना ही नहीं है। कुछ चीज समझ में नहीं आती, आप ये सोचते हो कि यार ये वाला कंसेप्ट मेरे को डिफिकल्ट लगता है, इस कंसेप्ट पे मेरे को प्रैक्टिस ज्यादा की जरूरत है। उस एटीट्यूड से आपको चलना होगा। उस एटीट्यूड से जो चले, बहुत सारे बच्चे इस चीज को मानते हैं, बहुत सारे बच्चे फिर भी भूल जाते हैं कि सर ने पहले लेक्चर में क्या बोला था, सर ने इंट्रोडक्शन में क्या बोला था। तो अब मेरे को बताओ कितने लोग इस बात जो मैंने बात कही है, अगर आपसे एक दिन कुछ कंसेप्ट के सवाल नहीं हो पाते हैं, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, कोई लेक्चर समझ में नहीं आता है, तो हताश नहीं होना है। भैया ये नीट का एग्जाम है, लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। इस ये एग्जाम सिर्फ ये नहीं चाहता है कि खाली बच्चे के पास में सवाल आ रहे हैं नहीं आ रहे, कितने सवाल सही कर रहा है। वो चाहता है कि इस बंदे ने कितनी कितनी लगन से 2 साल तक लगातार पढ़ाई की। भाई तो अगर लगातार पढ़ाई करेगा बिना हताश हुए तो फाइनली सिलेबस ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं, आप आराम से कर सकते हो। अब होता है कि लोग लगातार करते नहीं, लोग लगातार करते नहीं। एक चैप्टर में थोड़ी डिफिकल्ट है, उस चैप्टर को बोल देंगे ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, वो चैप्टर पूरा खराब हो जाएगा। जिस दिन तुमने सोचा नहीं चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, वो पूरा खराब हो जाएगा। जो 11th और 12th के सिलेबस में है ना, वो जो 11th और 12th के बच्चों में दिमाग जितना विकसित है उसके हिसाब से सिलेबस बना हुआ है। ऐसा नहीं पीएचडी वाली चीजें पढ़ा रहे हैं हम आप लोगों को, एमटेक वाली पढ़ा देंगे, एमबीबीएस वाली पढ़ा देंगे, वो तो नहीं पढ़ाएंगे 11th 12th का ही। तो हमेशा ये सोचना कि जो भी चीज बनी है वो मेरे जैसे बच्चों के समझने के लिए बनी है। शायद मेरे को इस टाइम पे ये चीज कम समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बोल कर रहा हूं तुम लोगों को, पर मेरे को बताना जरूरी था। चलिए आगे चलो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कि सबसे पहले हम लोग तत्व की अवधारणा पढ़ते हैं, है ना। डाल्टन का नियम आप लोगों ने, या डाल्टन का आप लोगों ने नियम पढ़ा होगा कि भाई परमाणु जो है वो अविभाजित है। किसी तत्व का सबसे छोटा भाग जो है वो परमाणु होता है। ये डाल्टन बोलता है रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु जो है वो भाग लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन तत्व का, हाइड्रोजन परमाणु का मतलब है हाइड्रोजन तत्व का सबसे छोटा हिस्सा। Fe के परमाणु का मतलब है, Fe मतलब लोहा। लोहे का अगर आपने टुकड़ा लिया तो उस टुकड़े को छोटा करते गए, काटते गए, टुकड़े ऐसे करते गए, तो लास्ट में छोटा सा एक टुकड़ा मिलेगा, उसको और आप विभाजित नहीं कर सकते। ये बात डाल्टन ने बोली थी कि परमाणु अविभाजित है, अविभाज्य है। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा है कि डाल्टन की सिद्धांत के अनुसार, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, बट आपको पहले से भी पता होगा। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार, परमाणु अविभाजित है। और उसने बोला कि सारी जो चीजें वो परमाणुओं से मिलकर बनी है। इसमें भी, इसके भी छोटे-छोटे, इसके भी जो मेरे हाथ में जो स्लाइड चेंजर बोलते हैं इसको, इसके भी आप टुकड़े करोगे तो इसका सबसे छोटा सा टुकड़ा होगा वो अविभाज्य होगा और वो परमाणु होंगे। लोहे के टुकड़े को कर लो, इंसान के भी अगर आपने छोटे-छोटे कर दिए, किसी इंसान को काट के सबसे छोटा टुकड़ा जो है वो परमाणु होगा। तो काटना नहीं चाहिए किसी को भी। मतलब आप जनरल चीज समझने की कोशिश करो भैया, जो तुम्हारे सामने जो दीवार है उस दीवार को तोड़ दो, छोटे-छोटे टुकड़े कर दो, तो लास्ट में जो टुकड़ा होगा परमाणु होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कुल मिला के उन छोटे-छोटे टुकड़ों से मिलकर दीवार बनी, परमाणुओं से मिलकर बने हम लोग, मैं भी, आप भी, है ना। आपके घर में कुत्ता है तो कुत्ता भी परमाणु से मिलकर बना है, आपके घर में बिल्ली है तो बिल्ली भी परमाणु से मिलकर बना है। और अगर आपके भाई बहन, अगर आप लड़का हो और अगर आपके भाई और अगर आपकी बहन आपको कुत्ता बोलती है, इसका मतलब तुम भी, तो तुम ये बोल सकते हो कुत्ते भी परमाणु से मिलकर बने और हम भी परमाणु से मिलकर बने। तो कुत्ता बोलना कोई गाली नहीं है, गाली नहीं है ना, है कि नहीं। बीच-बीच में मजाक करते होगा, तुम लोग ऐसे बोलते रहना, अरे सर बहुत बड़ी बात बोली, हां 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 हां, ऐसे खुश रहना बीच-बीच में। जैसे आप क्या, आप तो तगड़े आदमी हो, ऐसे थोड़ी बड़ाई भी कर देना। धीरे से बोल रहा हूं, किसी को मत बोलना, ठीक है। अब अगली बात है अणु और परमाणु। अब हम लोग परमाणु के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले डिटेल में, फिर हम लोग मोल के बारे में पढ़ेंगे, फिर आणविक मूलानुपाती सूत्र, सांद्रता की इकाइयां, रस समीकरण। ये चैप्टर में ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं, ठीक है। और इस चैप्टर से 2 सवाल आते हैं भाई नीट में, 2 सवाल इस चैप्टर से कम आएंगे। और ये चैप्टर बहुत सारे चैप्टरों में आपको मदद करने वाला है। फिजिकल केमिस्ट्री का ये भाग है, ठीक है बेटा। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स में मदद करने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले उप परमाणविक कण। बच्चों डाल्टन नाम का बंदा ये बोल के चला गया कि भैया परमाणु सबसे छोटा है, उससे छोटा कोई नहीं। परमाणु सबसे छोटा है, उससे छोटा कोई नहीं है, इसलिए वो अविभाज्य है, मतलब उसको और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते। बट बाद में पता चला बच्चों कि भैया परमाणु के अंदर भी छोटी छोटी चीजें हैं, परमाणु के अंदर भी छोटी छोटी चीजें हैं, और उनको हम लोग बोलते हैं बेटा उप परमाणविक कण। उनको हम लोग बोलते हैं उप परमाणविक कण। उप परमाणविक कण का मतलब है परमाणु के अंदर क्या है, परमाणु के अंदर वाले कण को उप परमाणविक कण बोलते हैं। परमाणु के अंदर वाले कण को उप परमाणविक कण बोलते हैं। अब बेटा परमाणु के अंदर जो है, आपको बताऊं, परमाणु के अंदर, परमाणु गोल गोल होता है, सभी बच्चों को पता है, कोई दिक्कत नहीं। परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, ठीक है। नाभिक छोटा सा भाग है, परमाणु नाभिक होता है, बीच में केंद्र पर नाभिक होता है, गोल गोल परमाणु के केंद्र पर बेटा नाभिक होता है। और नाभिक में बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के उप परमाणविक कण पाए जाते हैं। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाम के उप परमाणविक कण पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो दोनों ही उप परमाणविक कण पाए जाते हैं नाभिक के अंदर, ठीक है बेटा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है दोनों ही उप परमाणु कण पाए जाते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये नाभिक के अलावा ये भाग पूरा भी तो परमाणु का है। हाँ, पूरा भाग परमाणु का है। यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर निकालते रहते हैं, गोल 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 गोल। जब तुम्हारे स्कूल में बीच में छुट्टी होती थी तो तुम लोग गोल गोल चक्कर लगाते थे ना, 10 रूम से दूसरे रूम, वो स्कूल के गोल चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा करते हैं बदतमीज बच्चे। तुम उनमें से तुम ही होंगे कुछ तो, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों गोल गोल चक्कर लगाते हैं। अब तुम लोग बोलो सर क्या मिलता है चक्कर लगाने से, ये परमाणु संरचना में पढ़ेंगे। पर अभी तक हम लोगों ने इस छोटे से स्लाइड में हमने ये सीखा है कि उप परमाणविक कण का मतलब है परमाणु के अंदर पाए जाने वाले कण। अगर आपने परमाणु को फोड़ दिया तो आपको इतने 3 टाइप के कण मिलेंगे। परमाणु को फोड़ दिया, है ना, हालांकि नाभिक को फोड़ना बहुत मुश्किल काम है, बट इस परमाणु में 3 टाइप के, कुल मिला तो परमाणु में 3 टाइप के उप परमाणविक कण पाएंगे। और इसमें एक उप परमाणविक कण का नाम प्रोटॉन होगा, एक का नाम न्यूट्रॉन होगा, एक का नाम इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक के अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर ऐसे चक्कर लगाते हैं। अब कहां लगाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये इस चैप्टर का काम नहीं है, परमाणु संरचना का काम है, ठीक है। अब इसमें अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो गया, नाभिक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ये जो तीनों उप परमाणविक कण हैं, इन तीनों उप परमाणविक कण के द्रव्यमान के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इन तीनों उप परमाणविक कण का द्रव्यमान क्या पाया जाता है।
तीनों उपपरमाणु कणों की प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म क्या है। जैसे कोई मेरे को बोलते हैं इस घर में कुछ बच्चे रहते हैं, कुछ बड़े आदमी रहते हैं, कुछ बड़े औरतें रहते हैं, तो आप लोग बोलोगे बच्चों की उम्र क्या है, आदमी की उम्र क्या है, जो लेडी है, औरत है, उनकी उम्र क्या है। तो आप उम्र पूछ सकते हो, आपने उनका गुणधर्म पूछ लिया। आप वजन भी पूछ सकते हो कि बच्चा कितने किलो का है, उसका बाप कितने किलो का है, उसकी मम्मी कितने किलो की। आप वेट भी पूछ सकते हो। वैसे ही परमाणु नाम के घर में 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों का जो द्रव्यमान है वो है बेटा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है बेटा 1.67 इंटू लगभग 1.67 लिख दूं इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है लगभग 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये इनका द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ये बच्चों आप लोगों को ये याद करना है और नोट डाउन करना है। जो भी चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको नोट डाउन करना है। आपको नोट्स भी मिलेंगे, बट आपको खुद से प्रॉपर नोट्स बनाने हैं नोटबुक में। ये नोट डाउन कर लो, इसके बारे में मैं और डिटेल में बताता हूँ। अब बेटा आप लोगों को ये जो बात है ना, ये याद रखनी है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। ये प्रयोग करके निकाले गए हैं। वो प्रयोग क्या होंगे, प्रयोग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। अभी आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, और हर बच्चा याद रखता है। आप भी नए नहीं हो, हर आप अपने सीनियर से पूछोगे प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, वो भी बताएगा। टीचर से पूछोगे तभी वो भी ऐसा ही बताएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, आपके हिसाब से इन दोनों का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान है। इन दोनों का तो समान है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान है। तो चलो ठीक है, तुम लोगों को एक बात थोड़ी सी पचने लगी कि अच्छा सर, दो परमाणु कण हैं, उन तीनों में से दो कणों का, इनको आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, उनका द्रव्यमान तो सर लगभग समान है। यहां देखो, मैं लगभग समान बोलूंगा, ये देखो, ये 1.674 है, ये 1.672, 10⁻27 तो किलोग्राम में इतना द्रव्यमान होता है, तो लगभग समान है। चलो ठीक है, एक बात हो गई। अब मेरे को बताइए, इनमें से हल्का कौन है, इन तीनों में से हल्का कौन है। ये लोग हल्के हैं या इलेक्ट्रॉन हल्का है, बताइए, ये लोग हल्के हैं या इलेक्ट्रॉन हल्का है। तो बेटा इसमें आपको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन हल्का है। अब कुछ लोगों की बात जमती नहीं कि सर ये तो जो है सर, इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो 9.1 × 10⁻31 है, ये तो घात ज्यादा है, ये कम है, 27 है, ये 31 है। बेटा ये 10 की घात माइनस है। जैसे आप ये बोलते हो 10 की घात 4 जो है वो 10 की घात 3 से बड़ी होती है, सही बात है। 10 की घात 4 10,000 के बराबर होती है, और ये 1000 है, 10 की घात 3,000, तो 10,000 ज्यादा है। अब यही बात अगर मैं 10 की घात -3 और 10 की घात -4 में लूं, मैं बोलता हूं 10 की घात -3 ज्यादा है 10 की घात -4। कैसे बेटा, 10 की घात -3 को नीचे लेके जाएंगे तो 10 की घात 3 हो जाएगा, 1 बटा 10 की घात -4 को भी 1 बटा 10 की घात 4 हो जाएगा। अब अगर 1 को 10 से 10,000 से भाग देंगे बेटा तो ये आ जाएगा 0.001, और 10,000 से भाग देंगे बेटा तो ये आ जाएगा 0.0001। अब मेरे को बता कौन बड़ा है, 0.001 बड़ा है या 0.0001 बड़ा है। तो बेटा 0.01 बड़ा है। तो मैं बोलने वाला हूं बेटा, इसमें मैं बोलने वाला हूं बेटा कि ये बड़ा है, 0.001 बड़ा है 0.0001 से। तो अब बेटा मैं ये बोलने वाला हूं कि अगर ये वैल्यू बड़ा है इससे, 10 की घात -3 10 की घात -4 से बड़ा है ना, ऋणात्मक में इसलिए, तो 10 की घात -27 भी 10 की घात -31 से बड़ा है, तो काफी बड़ा है। हालांकि इधर 9 है उधर 1.6 है, पर 10 की घात -3 10 की घात -27 से कितना गुना बड़ा है, 10 की घात 4 गुना बड़ा है। समझ रहे हो मेरी बात, ये जो है इससे 10 गुना बड़ा है, क्योंकि एक ही घात का फर्क है। 10 की घात -4 और 10 की घात -2 में 10 की घात -2 बड़ा होगा, 10 की घात -4 और 10 की घात -1 में 10 की घात -1 बड़ा होगा। तो 10 की घात -27 है बड़ी संख्या, 10 की घात -31 से। तो अब मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे हल्का कण है। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे हल्का कण है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बेटा सबसे हल्का कण है। तो कौन सा उपपरमाणविक कण जो है वो सबसे हल्का है, तो बेटा इसमें मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे हल्का कण है। क्या आप लोग सभी मेरी बात पे विश्वास कर रहे हो बेटा, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है ना, है। अब सवाल आता है क्या कितना हल्का होगा। मान लो मेरा वजन 100 किलो है, तुम्हारा वजन 70 किलो है, तो आप मेरे से हल्के हो गए। मेरा वजन 100 किलो है, तुम्हारा वजन 50 किलो है, तो आप और हल्के हो गए। मेरा वजन 100 किलो है, तुम्हारा वजन 25 किलो है, तो आप और हल्के हो गए। मेरा वजन 100 किलो है, तुम्हारा वजन 10 किलो है, तो भैया तुम्हें रोटी खाने की जरूरत है दिन में 10 बार। तो समझ गए ना कि कौन कितना भारी है। तब 10 किलो का वजन है और मेरा 100 किलो का वजन है, तो आप लोग 10 गुना भारी है। 25 किलो वजन है तुम्हारा, मेरा 100 किलो है, 100 किलो तो आप लोग सर आप 4 गुना भारी हो। आपका 10 किलो है, मेरा 100 किलो आप लोग सर आप 2 गुना भारी हो। मेरा 100 किलो तुम्हारा 100 किलो, तो आप लोग बराबर है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन जो है हल्का तो पता चल गया, थोड़ा ही आइडिया लग गया, 10 की घात -31 था, 10 की घात -27 था, तो इलेक्ट्रॉन हल्का है। अब सवाल आता है कि कितना हल्का है। तो हम लोग एक काम करते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात निकालते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि कितना हल्का है। सवाल ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात के बारे में बात करें। द्रव्यमान का अनुपात के बारे में, द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, ठीक। तो इसमें बेटा इस प्रोटॉन को P लिख दूं और द्रव्यमान को मास लिखते हैं अंग्रेजी में। मास का मतलब होता है द्रव्यमान, MA+, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, ठीक है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान बटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है, प्रोटॉन का द्रव्यमान बटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है उसका एक MP का मतलब एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, ME का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान बेटा 1.67 × 10 की घात -27 था, किलोग्राम में था, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी किलोग्राम में ही रखना है, 9.1 × 10 की घात -31 किलोग्राम। अब किलोग्राम से किलोग्राम तो इकाई चली जाएगी, अब ये हो जाएगा 1.67 × 10 की घात -27 इंटू ये ऊपर आ जाएगा 10 की घात 31, ठीक है, बटा 9.1 10 की घात -31 ऊपर चला गया 10 की घात 31। अब बेटा 10 इधर भी 10 है इधर भी 10 है, तो इनकी घातों का योग कर सकते हैं। कभी भी गुणा मल्टीप्लाई हुआ है, गुणा में 5 की घात 2 और 5 की घात 3, तो आप 5 की घातों को जोड़ सकते हैं। तो मैं 10 की घातों को जोड़ लेता हूं, ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की घात -27 और 31 कितना हो जाएगा, 10 की घात -27 प्लस 31 बटा 9.1। अब बेटा ये कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की घात -27 और 31 कितना हो जाएगा, 10 की घात -27 और 31 कितना हो जाएगा बेटा, 10 की घात 4 हो जाएगा, 10 की घात 4 हो जाएगा, -27 और 31 कितना हो जाएगा, 10 की घात 4 हो जाएगा, और बटा 9.1। अब बेटा इसमें अब मेरे को बताओ 1.6 जो है वो 10 की घात 4 से गुणा करेगा, ये कितना बन जाएगा 16,700 बन जाएगा क्या, 16,700 बन गया। अब इसको 9.1 से डिवाइड करके देख, अब इसको 16,700 को 9.1 से डिवाइड करके देख, मैं भी डिवाइड करता हूं, तू भी डिवाइड करके देख, कितना आ रहा है
अब बेटा लगभग 1836 लिखते हैं कुछ लोग 1837 लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? एक प्रोटॉन बटा इलेक्ट्रॉन 1836। इसका मतलब यह है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर 1836 गुणा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसका मतलब ये कि भैया जो हम लोग सामान लेने जाते हैं, सब्जी लाने जाते हैं, तो सब्जी लाने जाते हैं सब्जी वाले भैया के पास में, तो सब्जी बेचते हैं, उनके पास में तुला रहती है। उस तुले में एक तरफ जो वजन डालता है, एक तरफ आम डालता है, टमाटर डालता है, जो भी सब्जी खरीदना चाहते हो आप। अब बेटा इसका मतलब है कि उस तुला में एक प्रोटॉन इधर रख लो, 1836 इलेक्ट्रॉन इधर रख लो, दोनों का भार बराबर आएगा। मतलब प्रोटॉन को हाथी मान लो और इलेक्ट्रॉन को बिल्ली मान लो। हाथी का भार ज्यादा है, बिल्ली का भार ज्यादा। बहुत सारी बिल्लियां एक साथ रखोगे, 1836 बिल्लियां एक साथ रखोगे, तब जाके शायद एक हाथी के बच्चे जितना भार हो उसका। तो अब मेरे को बताओ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कितना फर्क है यार? प्रोटॉन हाथी है, इलेक्ट्रॉन क्या है? बिल्ली। कोई तुम्हें बोले एक चीज उठा के जानी है, हाथी को उठा के लेकर जाओगे बिल्ली को, तो किसको उठाओगे? बिल्ली को उठाओगे, है ना? वैसे ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बोल दिया आप बहुत आलसी हो तो आप इलेक्ट्रॉन को उठा लोगे, प्रोटॉन इतना हल्का है। तो कुल मिला के अभी पता चल गया कि भैया इलेक्ट्रॉन दोनों एकदम बिल्ली है, और प्रोटॉन जो है वो बड़ा कण है, बड़ा उपपरमाणविक कण है, बड़ा उपपरमाणविक कण है। सारा नोट डाउन करते जाना। आगे बढ़े। अब बच्चों मैं आप लोगों को इनका ग्राम में भी द्रव्यमान बता देता हूँ, इनका ग्राम में भी द्रव्यमान बता देता हूँ। किलोग्राम में द्रव्यमान बेटा ये, तो ग्राम में द्रव्यमान जो है वो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन का ये हो गया, यहाँ मैं ग्राम में द्रव्यमान बता देता हूँ। प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो ग्राम में हो जाएगा 9.1 × 10 - 31 किलोग्राम है। तो कभी-कभी किताबों में ग्राम में देखा होगा। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए बेटा 1000 का गुणा करो, 9.1 × 10 - 31 गुणा 1000 1000 को 10 की घात 3 लिख दो, 1000 10 की घात 3 और 10 की घात -31 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 9.1 × 10 की घात -31 और 3 को जोड़ोगे तो -28 ग्राम आ जाएगा। 9.1 × 10 की घात -28 ग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा? प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा 1.67 × 10 की घात -27 किलोग्राम था, है या नहीं? याद हो गया तो। और आप ये बोल सकते हो 1.67 × 10 की घात -27 × 1000 यानी 10 की घात 3 ग्राम। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होते, ये हो जाएगा 1.67 × 10 की घात -24 ग्राम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा 1.67 × 10 की घात -27 किलोग्राम लगभग। 1.67 × 10 की घात -27 गुणा 10 की घात 3 ग्राम, तो ये हो जाएगा 1.67 × 10 की घात -24 ग्राम। कर लीजिए नोट। तो मैंने ग्राम में भी मास को आपको याद रखना है, ग्राम में भी मास जो है, द्रव्यमान जो है उसको आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे की चीज पढ़ते हैं। अब हमें बेटा क्या हमें नई द्रव्यमान की नई इकाई की जरूरत है क्या? अब मैं आपसे बात करता हूँ। प्रोटॉन की द्रव्यमान होता है 1.67 × 10 की घात -24 ग्राम, ठीक है? अब बच्चों ये 1 ग्राम से बहुत कम है या नहीं, पहले ये बताओ। 1 ग्राम से बहुत कम है, कैसे? 1.67 × 10 की घात -24 को लिख दो, 0.0000000, ऐसे बहुत सारे जीरो लिखोगे, लिखोगे या नहीं लिखोगे? तो इसको गुणा करोगे तो आएगा 0.00000000167 ग्राम। देख ऐसा आएगा। तो ये तो एक संख्या से कितना छोटा है भाई? 10 की घात -24 को मैं लिखूंगा 0.00000 ऐसे 1 करूंगा ना, जैसे 10 की घात -2 को 0.01 कर देते हैं, 10 की घात -3 को 0.01 कर देते हैं, 10 की घात -4 को 0.0001 कर देते हैं, वैसे 10 की घात -24 को 23 बार 0 फिर 1। अब मैं 1.67 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये खिसक जाएगा इधर बिंदु 0.00000, बहुत सारे 1.67 आ जाएगा। अब बेटा ये 1 ग्राम से बहुत छोटी इकाई, 1 ग्राम से प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 ग्राम से तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, है ना? है ना? ठीक है, चलो इस बात को एक्सेप्ट कर लिया आपने। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर अगर बेटा अगर बेटा अगर तुमने ये सोचा कि यार अब मैं तुम लोगों को पीछे ले जाता हूँ। पहले मान लो किसी शहर में सबसे पहले क्या होता था? सबसे पहले क्या होता था कि जो द्रव्यमान है वो पत्थर के हिसाब से मापा जाता था। हर शहर में कुछ कुछ मानक पत्थर थे और पत्थर के हिसाब से अनाज मापा जाता था कि इस पत्थर का 5 गुना अनाज है, ये 5 पत्थर लगा दिए। एक साइज मान लो कोई कहीं से पत्थर निकल रहे, कोई बाहर से पत्थर टूट रहे, वो लगभग एक साइज के पत्थर रख लेते और गांव में अनाज वगैरह मापने के लिए गेहूं का आदान प्रदान, चीनी का आदान प्रदान, जो बहुत पहले ऐसा कुछ होता होगा, है ना? दूसरा ये था कि अब क्या एक दूसरे गांव में और पत्थर है, तो मान लो दूसरे गांव वाला यहाँ कोई अपना सामान बेचना आया तो यहाँ पत्थर का साइज और है, दूसरे गांव में कुछ और हो सकता है, दूसरे शहर में और कुछ हो सकता है। तो लोगों को ट्रेड करने में दिक्कत हुई, लोगों को ट्रेड यानी धंधा करने में दिक्कत हुई, तो लोगों को लगा एक समान मात्रा होनी चाहिए। तो लोगों ने किलोग्राम नाम का एक वजन निकाला कि भैया ये जो है ना इतने द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम बोलेंगे, ठीक है? तो किलोग्राम होने लगा कि 50 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, किलोग्राम में मापने लगे। जैसे अपना वजन माप सकते हैं किलोग्राम में, 2 किलो प्याज खरीद सकते हैं, 3 किलो आलू खरीद सकते हैं, 4 किलो आटा खरीद सकते हैं। अगर किलो 100 किलोग्राम होगा फिर उसको 1 क्विंटल बोल दिया, 1 क्विंटल अनाज, 2 क्विंटल अनाज, 5, 50, 100, 200 क्विंटल अनाज, तो काम चल रहा था। अब किलोग्राम के बाद में लोगों को लगा यार किलोग्राम का कितना बड़ा वजन है, और अगर मुझे सोना खरीदना है तो सोना तो 1-2 किलो तो नहीं खरीदते, है कि नहीं? मेरे हिसाब से तुम में से भी इतने अमीर तो नहीं होंगे कि आप ऐसे घर में ऐसे बातें करते हो कि मम्मी बोलती बेटा स्कूल से आते हो 4 किलो सोना ले आना। ऐसा तो नहीं होता शायद आपके घर में, इतने अमीर तो नहीं होंगे। ऑल्दो मैं इतना अमीर हूँ, हर दिन 3-4 किलो ऐसे सोना खरीद देता हूँ चलते चलते। बताना मत किसी को, मजा कर रहा हूँ बच्चों। अगर मैं हर दिन 3-4 किलो सोना खरीदता मेरे को पढ़ाने की क्या जरूरत थी, है कि नहीं? तो अब और मैं 3-4 किलो प्याज खरीद सकता हूँ, सब्जी खरीद सकता हूँ, सोना वाला छोड़ो। अब बात करते हैं यार 1 किलोग्राम सोना है, होता ही लोगों के पास में। अनाज ठीक है, तेल खरीद लिया, नमक खरीद लिया, बट सोना जो है वो सोना थोड़ा ही काफी, सोना थोड़ा ही काफी। तो मान लो किसी को एक ग्राम सोना लेना हो तो वो किलोग्राम में कितना होगा? वो तो 1/1000 किलोग्राम, और वो होगा 0.001 किलोग्राम। तो लोगों को लगा 1 ग्राम सोना चाहिए तो 0.01 किलोग्राम सोना बोलेंगे। अब 0.01 किलोग्राम बोलने में दिक्कत नहीं आ रही, दिक्कत हो रही थी यार ये क्या बोले इसको, तो पॉइंटों में आ गया, दशमलव में आ गया। आलू प्याज में तो सब कुछ सही चल रहा था, 1 किलो 2 किलो 5 किलो, सोने में तो पॉइंटों में आ गया। तो लोगों को लगा एक नया इकाई बनाते हैं, ये 0.01 किलोग्राम सोना अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने बोला क्या काम करते हैं, टुकड़ा कर देते हैं 1 किलोग्राम के 1000, 1 किलोग्राम के इक्वल टुकड़े कर देते हैं 1000, और उसको बोल दिया 1 ग्राम। बोला 1 किलोग्राम का 1000 टुकड़े को 1 ग्राम बोल दिया।
अब 1 ग्राम वजन का सोना खरीद सकते हैं, 2 ग्राम का खरीद सकते हैं, 3 ग्राम का खरीद सकते हैं, 4 ग्राम का खरीद सकते हैं, 5 ग्राम का खरीद सकते हैं। तो वजन वाला काम होने लग गया आसान। अब हमें जब सोने की बात हुई तब हमें एक छोटी इकाई की जरूरत पड़ी, क्योंकि किलोग्राम वाली इकाई बहुत बड़ी हो रही थी। हम तो भाई इतना नहीं कि 5 किलो सोना, 4 किलो सोना, हम तो ग्राम में खरीदेंगे। हैं? हम तो ग्राम में खरीदेंगे। तुम लोग भी थोड़े बड़े हो जाओगे तो सोना वोना खरीदोगे ना किसी के लिए, कि किसी के लिए रिंग खरीद ली, अंगूठी खरीद ली, है कि नहीं? है कि नहीं? जो भी नाम है तुम्हारा, अमित या राहिल, राहुल, जो भी नाम है, तुम भी किसी से प्यार व्यार करोगे तो उसके लिए थोड़ा सोना वोना खरीदोगे ना। ऐसी बातें मैं धीरे बोलूंगा तुम लोगों को, ताकि घर वाले नहीं सुन ले। ठीक है? सोना खरीदोगे, डायमंड खरीदोगे, है कि नहीं? फिर तुम्हारा दिल टूट जाएगा तो फेविकोल खरीदोगे चिपकाने के लिए। अब देखो, अब बेटा इसमें अब क्या हुआ कि भैया हमें ग्राम की इकाई इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि किलोग्राम बहुत भारी पड़ रहा था, बहुत हैवी पड़ रहा था, हमसे हो नहीं रहा। तो अब बात आती है कि क्या प्रोटॉन के द्रव्यमान के लिए ग्राम की इकाई भी काफी बड़ी नहीं हो रही, पॉइंट हम दशमलव में जा रही है। तो यार हमें सोना खरीदने तक तो ठीक था, जब हम लोग परमाणु को तोड़े, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनकी बातें करने लगे, तो बेटा पता चला कि इस तो और छोटे, ग्राम तो काफी बड़ी है, ग्राम तो बहुत बड़ी इकाई है। तो ग्राम में तो व्यक्त करने में मजा ही नहीं आएगा। कोई बोले प्रोटॉन का द्रव्यमान बताना, ग्राम में बता रहे हो, हाँ नोट कर 0.000000000000000 167 ग्राम। तो लोगों को लगा ग्राम में इकाई मेजर करने में भाई बहुत टाइम लग रहा है, बहुत पैसा लग रहा है, मोबाइल का बिल आ रहा है, इधर अंबानी पैसे वाला बन रहा है सिर्फ और सिर्फ इस ग्राम के चक्कर में। तो लोगों को ऐसा लगा कि अपने को एक नई इकाई की जरूरत है, अपने को एक नई इकाई की जरूरत है। क्या हमें द्रव्यमान की नई इकाई की जरूरत है? तो लोगों को लगा हाँ यार नई इकाई की जरूरत है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो ग्राम में मेजर करने में बहुत दिक्कत हो रही, बहुत दिक्कत हो रही, बहुत दिक्कत हो रही। तो अब लोगों ने ये बोला कि काम करते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान जितना भी ना उसको 1 एएमयू के बराबर कर देते हैं, 1 एएमयू। और सबको रेडियो में ऐलान कर दिया कि भैया 1 एएमयू नाम की द्रव्यमान की इकाई है, सब लोग आज से मानते रहना। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 एएमयू कर दिया, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान को 1 एएमयू कर दिया। अब किसने बोला कि भैया कैसे किया? तो बोले हमने कर दिया 1 एएमयू कर दिया। आज के बाद में सारे लोग साइंस में 1 एएमयू बोलेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान। और अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना ग्राम है, इतना एएमयू है, तो 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम जो है उसको 1 एएमयू बोला है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। एएमयू क्या है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणविक द्रव्यमान इकाई, परमाणविक द्रव्यमान इकाई, परमाणविक द्रव्यमान इकाई, परमाणविक द्रव्यमान इकाई बोला जाता है। ठीक है? एक एएमयू है परमाणविक द्रव्यमान इकाई। ठीक है? परमाणु द्रव्यमान इकाई एएमयू का एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो अब आज के बाद में आप चाहो तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 into 10 की 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 एएमयू बोल सकते हो। एएमयू द्रव्यमान की इकाई है। जैसे अभी तक आप किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल में बातें करते थे, अब आप एएमयू में भी बातें कर सकते हो, क्योंकि अभी आपकी बातें होती है छोटी छोटी छोटी। तो उन छोटी बातों में आप एएमयू नाम की इकाई भी यूज कर सकते हो। कोई नई बात है नहीं। जैसे आपने पहली बार बचपन में क्विंटल सीखा, वैसे ही एएमयू को आपको लेना है। अब कोई एक मनीष नाम का बंदा बोलता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 एएमयू होता है, ठीक है? और एक मनीषा नाम की भोली लड़की बोलती है प्रोटॉन का द्रव्यमान, मनीषा नाम की, उम्मीद करता हूं तुम में से कोई होना, मनीषा नाम की लड़की जो है वो प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना बोलती है 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम। दोनों सही है, पर अच्छा कौन लग रहा है? मनीष लग रहा है अच्छा या मनीषा लग रही है बोलने में? मनीष तो सीधा बोल देगा हाँ 1 एएमयू प्रोटॉन का द्रव्यमान। ये भोली लड़की बोलेगी 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम। इतना सामने वाला फोन कट कर देगा कि खड़ा हो जा। तो मनीष अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है, मैंने खुद तारीफ कर ली। अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे टीचर है, बहुत मेहनती है। वो तो क्या ही तारीफ करने के लिए, वो तो क्या ही, बहुत दिमाग वाले, बहुत क्रिएटिव है कि नहीं? ऐसे अपने आप की तारीफ करना सीखना होगा। तुम जैसे लेक्चर अटेंड करते जाओगे मेरे, वैसे खुद की तारीफ करना सिखा दूंगा तुम लोगों को। जब भी कोई शादी वादी में जाओगे ना तो खुद की तारीफ करवा लेना लोगों से। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 एएमयू है और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम। तो तुम लोगों को पता चल गया एएमयू का कुछ भी नहीं है, नया नई इकाई है। तो जो मना करे वो बोल दे, बट एक एएमयू बोलना आसान है और आसान काम करना लोग पसंद करते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं परमाणु भार के बारे में, परमाणु भार के बारे में। तो भैया परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार, तो भैया परमाणु भार जो है एक किसी भी तत्व का परमाणु भार का मतलब होता है उस तत्व के एक परमाणु का भार, उस तत्व की एक परमाणु का, एक परमाणु का, उस तत्व की एक परमाणु का भार को हम लोग बोलते हैं परमाणु भार। किसी भी तत्व के एक परमाणु, उस तत्व के एक परमाणु भार को परमाणु भार बोलते हैं। अब बेटा अगर मैं क्या ये बोल सकता हूँ परमाणु भार, परमाणु होता क्या है ये बताओ मेरे को। परमाणु क्या होता है बताओ मेरे को। परमाणु में क्या क्या होता है ये बता दो मेरे को। परमाणु क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु क्या होता है? प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो बेटा परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो बेटा एक परमाणु के भार को मैं ये बोल सकता हूँ क्या? प्रोटोनों के कारण भार, भाई जैसे आपको प्रोटोनों के कारण भार, प्रोटोनों के कारण भार प्लस न्यूट्रॉनों के कारण भार, न्यूट्रॉनों के कारण भार, भार प्लस इलेक्ट्रॉनों के कारण भार, ये बोल सकते हैं। प्रोटॉन के कारण भार प्लस इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के कारण भार प्लस इलेक्ट्रॉन के कारण भार, ये बोल सकते हैं ना एक प्रोटॉन एक परमाणु के भार को। क्योंकि भैया अगर मान ले तेरे स्कूल बैग में, मान ले तू इसको प्रोटॉन परमाणु को छोड़ दे, मान ले तेरे स्कूल बैग में, मान ले तेरे स्कूल बैग में, मान ले तेरे स्कूल बैग में, स्कूल बैग में नोटबुक है, बुक्स है और पेन है, नोटबुक है, बुक्स है और पेन है। तो आप ये बोल सकते हो कि इस बैग का भार कितना होगा, उस बैग का भार कितना होगा? तो आप बोल सकते हो किताबों का भार प्लस कॉपियों का भार प्लस सभी पेनों का भार। तो ऐसे करने से आप पूरे बैग का भार निकाल सकते हो। तो वैसे मैं कर रहा हूं परमाणु भार क्या? प्रोटॉन के कारण भार प्लस न्यूट्रॉन के कारण भार प्लस इलेक्ट्रॉन के कारण भार, वो तीनों चीज है। अब मेरे को बताओ, मान लो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान में m, मान लो उसमें प्रोटोनों की संख्या कितनी है? उस परमाणु में प्रोटोनों की संख्या मान लो x है, ठीक है? उस परमाणु जिस परमाणु की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग तत्वों में प्रोटोनों की संख्या अलग अलग होगी। तो मान लो एक तत्व में प्रोटोन की संख्या मैंने मान ली x, मान लो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो है, न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो, न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो मान लो y है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा मान लो उसमें z है, संख्या z है। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ ना एक परमाणु का भार, मैं ये बोल सकता हूँ एक परमाणु का भार जो है वो होगा प्रोटोनों के कारण भार प्लस न्यूट्रॉनों के कारण भार प्लस इलेक्ट्रॉनों के कारण भार। अब बेटा एक बात बता, प्रोटोन के कारण भार कितना होगा? x गुना एक प्रोटोन का द्रव्यमान। भाई 5 प्रोटोन है तो 5 गुना एक प्रोटोन का द्रव्यमान,
6 प्रोटॉन है तो 6 गुना 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान, 10 प्रोटॉन है तो 10 गुना 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान, 1 प्रोटॉन है तो 1 गुना 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान, 50 प्रोटॉन है तो 50 गुना 50 प्रोटॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन के कारण भार कितना होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या गुना 1 न्यूट्रॉन का भार, m n लिख दूं, न्यूट्रॉन n का मतलब न्यूट्रॉन है, p का मतलब प्रोटॉन है, m का मतलब मास है जिसका मतलब द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन को मैं लिख दूं z इनटू इलेक्ट्रॉनों का मास। अब एक बात बताओ, मैंने पहले ये बेटा हाथी, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर है। मान लो ये हाथी का वजन है, हाथी आया हाथी आया, हाथी मामा ये हाथी का वजन है, ये गेंडे का वजन है, गेंडा अपना जानवर, मान लो गेंडे गेंडे और हाथी बराबर होते हैं, हाथी का वजन प्लस गेंडे का वजन, और ये है बिल्ली का वजन, सी फॉर कैट। तो अब एक बात बताओ मेरे को, हाथी का वजन जो जोड़ेगा आदमी, गेंडे का वजन जोड़ेगा, उसमें एक दो बिल्ली के बच्चे इधर उधर हो जाए तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, बिल्ली का वजन जोड़े या नहीं जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो ट्रक में हाथी है, गेंडा है और बिल्ली, पता चला बिल्ली कूद गई ट्रक से बाहर, तो क्या ट्रक को ऐसा फील होने लग जाएगा कि अरे बहुत हल्का हो गया, मजा आ गया यार, पहले तो एकदम लोग चढ़े हुए थे, अब मेरे को सांस मिल गई। ट्रक ऐसे जंप करने थोड़ी लगता है, नाचने नहीं लगेगा कि बिल्ली कूद गई, क्योंकि बिल्ली का वजन ज्यादा फर्क है नहीं, ज्यादा फर्क है नहीं, ट्रक को पता भी नहीं चलेगा कि बिल्ली कूद गई है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब तीनों दो बड़ी संख्याओं को जोड़ते हैं, तीन बड़ी संख्याओं को जोड़ते हैं, दो संख्या तो बड़ी है, दोनों लगभग बराबर है, तो तीसरी संख्या को हम लोग छोड़ सकते हैं, तीसरी संख्या को हम लोग छोड़ सकते हैं। जहाँ 1 लाख का खर्चा हुआ, 1 लाख का खर्चा हुआ, जहाँ 2 रुपये का खर्चा हुआ, उसको छोड़ सकते हैं। मान लो किसी की शादी हुई, शादी में 1 लाख के गहने लग गए, 1 लाख का खाने का सामान मिल गया, और फिर 5 रुपए की धागा लग गया मौलिक, तो वो बंदा थोड़ी ऐसे बोलेगा मेरे शादी में खर्चा हो गया टोटल 2 लाख 5 रुपए का, ऐसा अगर बोलेगा कोई तो तुम लोग उससे रिश्ता तोड़ दोगे, ये पागल हो गया। तो अब कुल मिला के हम लोग ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नेगलेक्ट कर दो, छोड़ दो, जीरो मान लो उसको, तो हम लोग ये बोलते हैं x गुना mp प्लस y गुना mn, y गुना mn न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अब एक बात बता, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो बराबर ही है, तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या मुझे जेल हो जाएगी क्या? y into mn की जगह mp लिख देता हूं, है तो दोनों बराबर, है तो दोनों बराबर। तुम्हारी उम्र 25 साल, तुम्हारे दोस्त की उम्र 25 साल, तो तुम दोनों बराबर उम्र लिख सकते हो ना, है ना? 25 से नहीं होंगे तुम लोग, शायद थोड़े छोटे होंगे, 8-9 साल के होंगे, 6-7 साल के, तो mp और mp लिख दें, mp। एक वीडियो फेमस हो रहा है ना कि सर कहां से हो mp से, क्या करते हो mp, क्या करते हो mp, नाम क्या है mp, एक ऐसा एक वीडियो फेमस हो रहा है, तुम लोगों ने देखा नहीं। mp को मैं कॉमन ले लूं तो मेरे को याद आ गया वो वीडियो, x + y * mp। अब समझाऊंगा और समझाऊंगा, इतना नोट डाउन कर ले, इतना नोट डाउन कर ले, इतना नोट डाउन कर ले, और समझाऊंगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। x क्या है? प्रोटॉन की संख्या, y क्या? न्यूट्रॉन की संख्या। अब अपन आगे, काफी दूर आ गए, घर से निकल गए, काफी दूर आ चुके हैं। परमाणु भार कितना हो गया? x + y गुना 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान। x क्या? प्रोटॉन की संख्या, y क्या? न्यूट्रॉन की संख्या। किसी ने एक आदमी ये बोल दिया, एक परमाणु के पास में, एक परमाणु में 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु भार क्या होगा? तो परमाणु भार याद करो। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा x का मान 5 + 5 गुना 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान मेरे को याद करके बताना क्या होता है, जल्दी बताना। 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? आसान तरीके में बताना है। तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या mp। अब मैं ये बोल सकता हूं 5 + 5, क्या बोल दूं? 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या लिख सकता हूं? एक AMU लिख सकता हूं ना, तो 10 AMU हो गया उसका परमाणु भार। AMU के द्रव्यमान की इकाई बट बोलना अच्छा लग रहा है, इसलिए प्रोटॉन का द्रव्यमान AMU का। अब बच्चों, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, ठीक है। इसको द्रव्यमान संख्या लिख दिया, और एक प्रोटॉन के द्रव्यमान को 1 AMU रख दिया, तो परमाणु भार का ये फॉर्मूला आ गया। द्रव्यमान संख्या मान लो मैंने बोल दिया, या तो मैं सीधा बोल सकता हूं, जैसे इस सवाल में 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो मैं सीधा बोल सकता हूं 10, द्रव्यमान संख्या 10 है तो उसका परमाणु भार याद करो, तो आप सीधा बोल दोगे 10 AMU, द्रव्यमान संख्या 10 AMU। या तो आपको द्रव्यमान संख्या दे रखी होगी, द्रव्यमान संख्या क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बेटा क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इसको हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, इसको हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। तो द्रव्यमान संख्या जो है वो हो जाएगी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। द्रव्यमान संख्या होगी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब बेटा अगर द्रव्यमान संख्या किसी को भी दे दी, तो आप लोगों को, जैसे अब मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने इस तरीके से लिखा होगा 2He4 ऐसे लिखा होगा, तो बेटा ये 4 जो ना, ये द्रव्यमान संख्या होती है ऊपर वाली, ठीक है। और ये जो ना, ये परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक बेटा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक जो है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या जो है आपको पता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो हीलियम परमाणु को इस प्रकार हम लोग व्यक्त करते हैं, तो इसका परमाणु भार क्या होगा? इसका परमाणु भार हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 AMU, क्योंकि द्रव्यमान संख्या 4 है, तो द्रव्यमान संख्या इनटू AMU परमाणु भार रहता है 4 AMU। अगर किसी ने ये बोला कि ऑक्सीजन को इस प्रकार निरूपित करते हैं 8O16, तो इसका परमाणु भार क्या होगा? इसका परमाणु भार जो है वो कितना हो जाएगा? 8O16 व्यक्त करते हैं, तो इसका परमाणु भार हो जाएगा 16 AMU। इसका परमाणु भार जो है वो 16 AMU हो जाएगा। समझ हमारी बात? अगर हाइड्रोजन में ऐसा रहता है 1H1, तो परमाणु भार कितना हो जाएगा? 1 AMU। द्रव्यमान संख्या कितनी? 1, परमाणु क्रमांक 1, प्रोटॉनों की संख्या भी 1। परमाणु क्रमांक के बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है, हमेशा याद रखना, परमाणु क्रमांक के बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है। कोई बोलते 3Li7, इसमें क्या है? कितना द्रव्यमान होगा? द्रव्यमान संख्या 7 है, 7 AMU। कोई बोलते 7N14, कितना होगा प्रोटॉन, परमाणु भार कितना होगा? 14 AMU। कोई बोलते 20 कैल्शियम Ca40, तो परमाणु भार कितना होगा? 40 AMU। तो परमाणु भार आपको द्रव्यमान संख्या देखनी रहती है, और उसके आगे AMU अगर आप लगाते जाओगे तो आप आसानी से परमाणु भार जो है निकाल सकते हो।
अब आपको मैं होमवर्क देता हूं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, एमजी, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। इसमें ये है परमाणु क्रमांक के हिसाब से, पीरियोडिक टेबल नहीं, बस मैंने ऐसे परमाणु क्रमांक के हिसाब से बताया है। तो इनका परमाणु क्रमांक तो आपको 1 से 30 तक याद करना है। आपकी किताब में होगी पीरियोडिक टेबल, अगर आपके पास में किताब नहीं है, एनसीईआरटी नहीं है, खरीद लेना जल्दी से। आज मैंने बेसिक चीजें बताई, 1 से 30 तक आपको परमाणु क्रमांक से की तरह याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन हर किसी को करना ही करना ही। और साथ में आपको द्रव्यमान संख्या भी याद करनी है। हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 है, जिसका 1 एमयू, इसका 4 एमयू, तो 6.9 इसको 7 लेना है आपको, 7 एमयू। बेरिलियम का 9.01 है तो लगभग 9 ले लो, 9 एमयू। बोरॉन का 10.81 है तो 11 ले सकते हो, या 10 11 ले सकते हो, 11। कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 ठीक है। फ्लोरीन का 19, नियोन का 20.17, 20, बोरॉन का 11, ध्यान रखना 11, सोडियम का 22.99 है, 23 परमाणु, और 23 एमयू द्रव्यमान संख्या है, 23 एमयू हो जाएगा। इसका 24, इसका 27, इसका 28, इसका 31। ऐसे आपको 1 से 30 तक याद करना। कुछ दशमलव में होंगे, उसका कारण मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये देखो, ये आपके पास में पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपको यहां तक याद करना है, यहां तक। उसके अलावा और क्या याद करना है? एचजी का याद करना है। और क्या याद करना है? एचजी का। और कौन कौन से तत्व इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं। एजी, एचजी, इनका याद करना है। द्रव्यमान संख्या भी याद करनी है। और अब अपने क्विज कर लेते हैं। किस कण का द्रव्यमान सबसे हल्का है? चलिए बताओ, किस कण का द्रव्यमान सबसे हल्का है? किस कण का द्रव्यमान जो है वो सबसे हल्का है? देखते हैं कितने लोग इसको सही आंसर करेंगे। इलेक्ट्रॉन हल्का है। कोई बोले हाइड्रोजन परमाणु क्या है? हाइड्रोजन परमाणु में तो भैया द्रव्यमान संख्या एक है, इसमें तो एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की संख्या एक है, तो प्रोटॉन का भार हाइड्रोजन परमाणु का भार होगा ना। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में खुद में एक प्रोटॉन है ना, 1h1 लिखते हैं, ये होता है परमाणु क्रमांक। जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है, वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो मैं ये बोलूंगा कि इसमें तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन हल्का है, तो हाइड्रोजन परमाणु से भी इलेक्ट्रॉन हल्का होगा, तो बी ऑप्शन करोगे। अब ये बताओ किस उपपरमाणु कण पर आवेश नहीं होता है? प्रोटॉन पर नहीं होता है, या इलेक्ट्रॉन पर नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर नहीं होता है। प्रोटॉन पर +1 होता है, इलेक्ट्रॉन पर -1 होता है, न्यूट्रॉन पर 0 होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, कोई आवेश नहीं। अब बच्चों आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ी थी, जो 10th की चीजें होनी चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन ये निकला कि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10 माइनस 24 ग्राम भी होता है, 1.67 × 10 माइनस 27 किलोग्राम भी होता है, और 1 एमयू भी होता है, ऐसा होता है। परमाणु भार क्या होता है? द्रव्यमान संख्या × एमयू। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, लगे रहो और मेरे को कमेंट करके बताओ कि आज का लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, और ये अगली कक्षा में हम लोग इसको और आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। सब लोग एनसीईआरटी ले लेना, जो होमवर्क मिल रहा है वो सारा होमवर्क कर लेना। बाय बाय बच्चों।